डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर आपका चल रहा है और लेसन 5 है, वीडियो संख्या 1 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन हमारा ये है। और प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी रहती हैं, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस पाठ में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पाठ का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका। उन्होंने मुख्य जो आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे वो शुरुआत करते हैं, भारत में आते हैं, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उनका संघर्ष कैसा रहता है, ये भी इसी का भाग है। फिर वो कुछ शुरुआती मूवमेंट चलाते हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में मिल श्रमिकों का, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कंपटीशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण का लेसन आपका रहता है। तो इसमें से अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो 2-2 अंक वाले क्वेश्चन भी कई बनेंगे और बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इस पाठ को आप थोड़ा सा विशेष गंभीरता से लें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। हमें जानकारी है कि गांधी जी का जो स्थान है वो शीर्ष है, सबसे मुख्य स्थान है इस आंदोलन आज़ादी के नेताओं में। और एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में इनका एक बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत को इन्होंने जैसे खड़ा किया, एक योगदान विशेष दिया, इसके कारण से। दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने आंदोलन चलाया, भारत के लोगों के सम्मान के लिए, आम आदमी के सम्मान के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया। 1915 में ये भारत आ जाते हैं। 1915 में आने तक इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह नामक जो है 2 हथियार खोज लिए थे और उनका प्रयोग ये ट्रायल के रूप में अफ्रीका में कर भी आए थे। तो ये बहुत ही मजबूत शस्त्र के रूप में हमारे यहाँ पर पनपते हैं। और 1920 में जो है कांग्रेस द्वारा इनको नेता स्वीकार कर लिया जाता है। तो गांधी जी ने अपने नेतृत्व में 10 वर्षों के अंतराल में, हर 1920, 30 और 40 लगभग अंतराल में बड़े बड़े आंदोलन, 3 आंदोलन जो ये हमने पढ़े, ये अंतराल में ये आंदोलन छिड़े, शुरू किए, जन आंदोलन चलाए। तो इसमें जन भागीदारी बहुत ज़्यादा रही, यही इन आंदोलनों की खास बात, सबसे बड़ी बात थी, आम आदमी को जोड़ पाए। तो 25-30 साल लगभग जो है गांधी जी ने नेतृत्व किया। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं। गांधी जी का अभ्युदय कैसे जो है भारतीय अभ्युदय होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष पढ़ेंगे हम, फिर बाद में भारत में जैसे आए तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संघर्ष है, उससे पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2-2 अंक में कई बार आ जाता है और आपको ये बेसिक जानकारी भी ना पता हो तो गलत बात है। करमचंद इनके पिता का नाम था, राजकोट रियासत के दीवान थे। उच्च शिक्षा के लिए इनको 1888 में इंग्लैंड भेज दिया जाता है। वहाँ पर ये वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। 1891 में इंग्लैंड से वापस आ जाते हैं, बम्बई में वकालत का काम शुरू करते हैं। परंतु सफलता नहीं मिली ज़्यादा, तो फिर वापस राजकोट आ जाते हैं। यहाँ उनकी भेंट एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला से हुई। दादा अब्दुल्ला, इनका कारोबार दक्षिण अफ्रीका में था। बड़े भाई से व्यापार के मामले में इनका कोई झगड़ा चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी को दादा अब्दुल्ला ने इस झगड़े में वकालत करने के लिए सहायता का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां जाकर फिर संघर्ष शुरू होता है भारतीयों के अधिकारों के लिए।
इस तरह से एक भूमिका बनती है इस सारे मामले की। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति, भारतीयों की वहां पर क्या स्थिति थी? भारतीयों का जो प्रवेश है दक्षिण अफ्रीका में वो 1860 में शुरू होता है। क्यों होता है? अंग्रेज जो हैं मजदूरों के रूप में खेती हेतु लेके जाते हैं। एक समझौता होता है, ये भारतीय मजदूर समझौता समाप्त होने के बाद भी वहीं बसने लगे। इन मजदूरों के साथ साथ कुछ भारतीय व्यापारी भी अब काम चलेगा तो इनके सारे कुछ तो काम होंगे व्यापारियों के भी। इस प्रकार जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो 3 प्रकार के लोग वहाँ पर रह रहे होते, 3 प्रकार के भारतीय। पहला वो थे जो समझौते के तहत मजदूर थे, इकरारनामे के तहत मजदूर। सेकंड वो थे जो समाप्त होने पर समझौता तो भी वहाँ स्वतंत्र मजदूर के रूप में रह रहे थे। और थर्ड वो थे जो व्यापारी थे, ये छोटी मोटी कोई नौकरी कलरक वगैरह की कर रहे थे या सहायक थे। तो ये 3 तरह के लोग रहते थे। तो जनसंख्या जो लगभग इनसे बनती थी वो थी 2 लाख। और ये ज़्यादातर जो लोग थे ये थे अनपढ़। अंग्रेजी बहुत कम इनको आती थी, अगर कोई पढ़े लिखे भी थे तो उनमें भी अंग्रेजी कम। तो इनके साथ दासों जैसा बर्ताव जो होता था, गुलामों जैसा, जातीय भेदभाव होता था। क्या क्या थे वो भेदभाव? इनको कुली या मजदूर कहकर बुलाया जाता था। फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी। फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं है। देखो कैसा बुरा हाल है। रात को घूम नहीं सकते अनुमति पत्र बिना। रेल यात्रा में फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो डिब्बे थे उनमें सफर करने से रोका जाता था। फुटबोर्ड, जहां पर हम चढ़ते हैं, रेल में चढ़ते हैं, फुटबोर्डों पर सफर करने के लिए मजबूर किया जाता था कि उन पर बैठे रहो, सीट नहीं मिलेगी। होटल भी प्रतिबंध था, होटलों में प्रवेश नहीं था। ट्रांसवाल में ऐसे स्थानों पर रहने के लिए बाध्य किया जाता था जहां लाइट, पानी नहीं था, नालियों की व्यवस्था नहीं थी। जो भारतीय मजदूर इकरारनामे के समाप्त होने के बाद वहीं बच जाते थे उन पर 3 पाउंड का वार्षिक कर भी लगाया जाता था। तो जब गए तो ऐसा कोई सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो भारत के एक सम्माननीय परिवार के सदस्य थे, इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने शुरुआती दौर में ऐसा नहीं किया, बल्कि बस व रेल में प्रथम श्रेणी के टिकट तथा होटल में स्थान आदि एक अधिकार के तौर पर मांगा, न कि कृपा पाने के लिए, कृपा पात्र के रूप में। तो ये होता है भारतीयों की स्थिति के बारे में बनना पड़ा। फिर गांधी जी के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव होता है। तो एहसास तो उनको शुरू हो गया था जब वो पहुंचे थे वहां पर, धीरे धीरे एहसास बढ़ना शुरू हो गया था। तो जब डरबन कोर्ट में वो गए, शुरुआत कहाँ से होती है, तो जज ने उनको पगड़ी उतारने को कहा, नहीं उतारी गांधी जी ने और कोर्ट से बाहर चले गए। फिर उनकी डरबन से एक प्रेटोरिया की यात्रा है, रेल यात्रा करते हैं वो प्रेटोरिया। तो वहाँ उस रास्ते में उनको तरह तरह से अपमानित किया जाता है। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था,
परंतु जबरन उतार दिया गया उस डिब्बे से उनको। सामान बाहर फेंक दिया गया। प्रतीक्षा मारिटिजबर्ग के उस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को प्रतीक्षालय में, जहां पर वेटिंग करते हैं, सब लोग वेट करते हैं, बिल्कुल ठंडी रात थी, ठंड में उनको जो है बहुत सर्दी में ठंड में रात गुजारनी पड़ी बैठकर। आगे की यात्रा में गोरे लोगों ने उन्हें ड्राइवर के साथ बैठने के लिए बाध्य किया। फिर वहां से उठाकर पायदान पर कहा, पायदान पर बैठो जहां से लोग चढ़ते हैं। विरोध करने पर मारा पीटा गया, मारा पीटा भी गया। जोहान्सबर्ग में उन्होंने रात गुजारने के लिए होटल में कमरा चाहा, परंतु उन्हें हर होटल में जवाब मिला कि कोई कमरा खाली नहीं है। जोहान्सबर्ग में कोई कमरा खाली नहीं है, ये जवाब उनको मिलता रहा। जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया के लिए उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट देने से मना कर दिया गया। उन्होंने कानूनों को हवाला दिया तो उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन दुर्व्यवहार लगातार जारी ही रहा। सारे अनुभव हो चुके थे और जो वहां आमतौर पर भारतीयों को होते रहते थे, उनके जानने वालों ने अपने अपमानों के अनुभव भी उनको सुनाए तथा उन्हें दिलासा दिलानी चाहिए। परंतु गांधी जी ने पूरी ताकत के साथ विरुद्ध इन चीज़ों के विरुद्ध, इन भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाना तय किया कि मैं इनके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। प्रिटोरिया पहुंचकर वो एक बैठक आयोजित करते हैं, अपील करते हैं लोगों से कि भाई अब जो है इन अत्याचारों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपने साथ अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। नेटाल एडवर्टाइजर समाचार पत्र में उन्होंने एक पत्र लिखकर अपनी यात्रा का वृतांत लिखा। वृतांत लिखते हैं वो और प्रश्न खड़े करते हैं अंग्रेजों के लिए कि क्या यही इंसानियत है, क्या यही इंसानियत है। पूछते हैं क्या यही मानवता है, क्या यही न्याय है, क्या इसी को सभ्यता कहते हैं अंग्रेज। उनकी भाषा में ही उनसे, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलने वाला था और नहीं मिला। मताधिकार वंचित, मताधिकार से वंचित करने संबंधी विधेयक और उसके विरोध में फिर आंदोलन चलता है उदारवादी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना काम समाप्त कर वापस करने की तैयारी में थे तो एक विधेयक रखती सरकार। गांधी जी ने इस विधेयक को भारतीयों के कफन में पहली कील बताया कि अगर ये पास हो जाता तो ये कफन में पहली कील होगी, और विरोध करने के लिए कहा। गांधी जी से सहयोग मांगा क्योंकि उन्हें लिखना पढ़ना तथा आंदोलन चलाना नहीं आता था। तो गांधी जी ने 1 माह के लिए अपनी वापसी स्थगित कर दी कि ठीक है, मैं आप लोगों का आंदोलन करके ही जाऊंगा आप लोगों के साथ। परंतु उन्होंने भारतीय के अधिकारों के लिए वहां पर 20 वर्ष लगाने पड़े। 1 महीना उनको 20 वर्ष लग गए। फिर गांधी जी प्रथम दौर के आंदोलन को उदारवादी आंदोलन कह सकते, क्योंकि वहां भी विरोध करने के वही तकनीकी अपनाए गए जो उदारवादी अपना रहे थे भारत में। 1893 में इंडियन नेटाल ऑर्गेनाइजेशन सभा की स्थापना होती है। इस सभा के माध्यम से भारतीयों के कष्टों का प्रचार प्रसार किया जाता है। कांग्रेस ने भी इस विधेयक के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया और नेटाल सरकार को ज्ञापन सौंपा था।
परंतु यह विधेयक पारित कर दिया गया। 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षर करवाकर भारत सचिव को इंग्लैंड में प्रार्थना पत्र भेजा। गांधी जी ने 10,000 लोगों के हस्ताक्षर कर भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठते थे उनको भेजा। अपील की कि महारानी विधेयक को मंजूरी न दे, लेकिन महारानी ने भी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार के विरोध के कारण इंग्लैंड में विधेयक को स्वीकृति नहीं दी गई, न स्वीकृति दे। महारानी ने स्वीकृति नहीं दी क्योंकि विरोध ज्यादा हो गया था। परंतु नेटाल सरकार ने विधेयक को थोड़ा बदलकर पास करवा लिया। जिन देशों में यूरोप को छोड़कर संसदीय प्रणाली नहीं है उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाएगा। इस विधेयक को इंग्लैंड सरकार से भी स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार गांधी जी द्वारा किए गए विरोध के बावजूद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेख लिखना उन्होंने जारी रखा। गोरों के अत्याचारों के विरोध में गोरे विरुद्ध होते गए। अठारह में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए तो 4,000 लोगों की हिंसक भीड़ ने उनका विरोध किया, परंतु इससे गांधी जी टूटे नहीं। उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन, 1903 में 2 अंक में आ सकता है, उन्होंने कौन सा पत्र निकाला? इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन मतलब अपना विचार, क्या विचार था इस बारे में। ओपिनियन साप्ताहिक पत्र निकाला। और डरबन 1904 में डरबन के निकट फोनिक्स स्थान पर रहने लगे। यह एक प्रकार का आश्रम था। अत्यंत साधारण जीवन वहां पर इन्होंने बिताया। वास्तव में यहां पर भावी आंदोलन के लिए सत्याग्रही तैयार हो रहे थे। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद आता है एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट और सत्याग्रह। एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट और सत्याग्रह। इसी बीच 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने अपमानित करने हेतु भारतीयों को एक एक्ट पास करते हैं जिसको एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट बोला जाता है। इस एक्ट के अनुसार 8 वर्ष की उम्र से अधिक सभी को पंजीकरण करवाना अनिवार्य था, सभी भारतीयों को। उसके समय जब पंजीकरण होगा तो दोनों हाथों की उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और जब भी कोई अधिकारी पंजीकरण पत्र मांगेगा तो मांगने पर दिखाना भी होगा। पंजीकरण न करवाने पर दंडित किया जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका से निकाला भी जा सकता था। गांधी जी ने पालन न करने का फैसला लिया कि हम इसको पालन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। तो इसके विरोध में वो सविनय अवज्ञा करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, लेकिन सविनय, बिल्कुल प्रेम से, विनय से, विनम्रता से। तो 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक मीटिंग बुलाई जाती है, एक बैठक की जाती है। मीटिंग में इस एक्ट का विरोध और आखिर तक लड़ने के लिए जो है कहा जाता है कि भाई जहां तक भी हमारे से लड़ा जाएगा आखिरी समय तक हम लड़ेंगे।
गांधी जी ने कहा कि वे मर जाएंगे पर कानून के सामने नहीं झुकेंगे। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये बात वहां पर तय हो जाती है। सभी लोगों ने कानून न मानने की सख्त ग्रहण की कसम खाई। पैसिव रजिस्ट्रेशंस जो है एक एसोसिएशन, इसके लिए एक अलग से संगठन बनाया, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, एक संगठन की स्थापना करते हैं ये। इंग्लैंड सरकार से भी एक्ट को स्वीकार न करने की प्रार्थना की। एक्ट स्वीकार न करे ऐसी प्रार्थना ये इंग्लैंड सरकार से करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांधी जी ने विरोध जारी रखा। 27 लोगों पर गांधी जी समेत मुकदमा हो जाता है। सरकार मुकदमा दायर कर देती है, दोषी ठहराया गया और देश छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है कि ये अफ्रीका छोड़ दें। आदेश न मानने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में जाने वालों की संख्या बढ़कर 155 हो गई। गांधी जी ने जेल को किंग एडवर्ड का होटल कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, किंग एडवर्ड का होटल कहा। इसको जेल को। इसी भी सरकार ने गांधी जी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, वही दमन और फिर समझौता। आमंत्रण स्वीकार कर जनरल समुटस से बात की। समुटस ने आश्वासन दिया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से पंजीकरण करवाए तो एक्ट समाप्त कर दिया जाएगा। गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, परंतु उनके अन्य लोगों ने इसकी निंदा की। यहाँ तक कि जब गांधी जी पंजीकरण के लिए जा रहे तो घातक हमला भी उन पर होता है। इसी भी सरकार ने पंजीकरण कर लिया, परंतु कानून रद्द नहीं किया जैसा कि आश्वासन दिया गया था। गांधी जी ने फिर पुनः सत्याग्रह छेड़ दिया और सारे पत्र, सारे पंजीकरण जला दिए। तो इस तरह से ये मामला चलता है। अगली वीडियो में हम भारतीयों पर आवर्जन प्रतिबंध तथा सत्याग्रह के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे।